कोई भी जो स्कीम्स होती हैं या कोई भी जब हमारा वो हक बना दिया जाता है तो उसको हक की तौर पर बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरी डिमांड तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि केजी टू पीएचडी पूरा एजुकेशन फ्री होना चाहिए। सिर्फ अस्सलाम वालेकुम। नांदेड़ सिटी न्यूज़ उर्दू में आप तमामी का खैर मकदम है। आज एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने मैं हाज़िर हूँ। वो मुद्दा और वो मसला ये है कि आरटीई नाम का एक क़ानून बनाया गया था, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के मायने ये होते हैं कि हर आदमी ने हर आदमी को उसके एजुकेशन लेने का हक़ पूरा अदा किया जाता है बच्चों को। तो उसी के ज़िम्मन में कई सालों से एमपीजे मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, इनके ज़िम्मेदारान और पूरी महाराष्ट्र की टीम इस आरटीई के मौज़ों को लेकर बड़ी संगीन तरीके से काम कर रही है। तो आज हमारे साथ एमपीजे के ज़िला सदर जनाब अज़हर ख़ान साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी जनाब एसएम समीम साहब मौजूद है। इनसे आरटीई के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात लेंगे, उस आरटीई क्या है और क्यों ज़रूरी है, क्या उसके मसले मसाइल है और इसका किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है कौम व मिल्लत के लिए, पूरे अवाम के लिए, पूरे लोगों के लिए। तो पहला सवाल ये है सर कि आरटीई का मकसद क्या है और आरटीई क्यों शुरू किया गया था? जी, देखिए सबसे पहली चीज़ तो अगर इसके पस मंज़र में सबसे पहले हम भारत का थोड़ा-सा हिस्ट्री जानेंगे कि हम देखें यहाँ पे लगभग 5000 साल पहले से कुछ बाहर की मनुवादी शक्तियाँ यहाँ पर आकर भारत पर अटैक की थी और इन्होंने यहाँ के जो समाज था, भारतीय समाज, इसके ऊपर इल्म का हासिल करने पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था। और इसलिए हम देखेंगे कि आज़ादी से पहले भी बहुत सारी तहरीकात चले, बहुत सारे आंदोलन चले शिक्षा को लेकर, चाहे फिर वो फ़ातिमा शेख का हो, सावित्रीबाई फुले का हो, उस्मान शेख का हो या फिर ज्योतिबा फुले का हो। तो ये सारे तहरीकात चलते रही हैं। लेकिन आज़ादी के बाद क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की आज़ादी मिल चुकी थी, इसलिए इल्म का हासिल करना भी, इल्म के हासिल करने की भी आज़ादी बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरी थी, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह ने भी बहुत सारा मूवमेंट और आंदोलन खड़ा किया है। लेकिन इसको बाकायदा हक़ के तौर पर इसको सन 2002 में, दिसंबर 2002 में एक बिल लाया गया, जिसके ज़रिए से सर्व शिक्षा अभियान वगैरह चलाया गया और इस तरह से फिर ये जो पॉलिसी यहाँ पर लाई गई थी दिसंबर 2002 में, इसको 2009 में पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा पास करके इसको एक कानून बना दिया गया और इसका जो इम्प्लीमेंट हुआ, जो निफाज हुआ, इसको 1 अप्रैल 2010 से बाकायदा इसको पूरे भारत देश के अंदर नाफिज कर दिया गया। तो और तभी से ये फिर एक्ट बन गया। अब ये एक्ट ये बताता है कि भारत का हर वो बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से 14 साल के दरमियान है, उसको पढ़ाने की, उसको लिखाने की, उसको पूरा एजुकेट करने की और उसको मुफ्त, अच्छा, सस्ता और मेयारी और लाजमी कंपलसरी एजुकेशन देना ये सरकार की ज़िम्मेदारी होगी, ये एक्ट बताता है। और ये एक्ट के तहत फिर बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए, बहुत सारी पॉलिसियाँ बनाई गई ताकि पूरे देश को, पूरे इंडिया को एजुकेट किया जा सके। तो अब इसी में से आरटीई को लेकर आज हम शायद बात करने वाले हैं आरटीई 25% पर। जी। तो जिसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूँगा कि आरटीई 25% क्या है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आरटीई को समझ लेते हैं। आरटीई एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा कानून है जिसके ज़रिए से हर बच्चे को ये हक़ दे दिया गया है कि अब उसका तालीमी सिलसिला कभी भी रोका नहीं जाएगा, बल्कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार दे दिया गया और उसको उस हक़ पहुंचाने के लिए फिर अलग अलग स्कीम्स बनाई गई हैं। तो उसी में से एक आरटीई 25 है। तो आरटीई 25 पर अगर आप कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि आरटीई 25% जो है, तो ये 25% क्या है, किस तरीके से इसका पूरा हिसाब किताब है? ये माना जाता है कि, ये कहा जाता है कि स्कूल के अंदर जो 15% जो पूरे स्कूल की जो सीटें हैं क्लास की, उसकी 25% सीटें जो है सो ये आरटीई के कानून के अंतर्गत आती है। तो आपका क्या बोलना है इसके ऊपर? सरकार ने जो है जो सरकारी स्कूलों के अलावा जो है प्राइवेट स्कूलों को भी जो है सरकार ने आरटीई के दायरे में लाया और वो दायरे में इसलिए लाया गया है कि अगर सब प्राइवेट स्कूल्स जो बड़ी मोटी रकम लेकर स्कूल चला रहे हैं, बच्चों से यानी डोनेशन लेते हैं, तो इसके अलावा भी जो है उनको सरकार जो है पैसे खुद देती है कि वो 25% बच्चों का एडमिशन्स वहाँ पर कराया जा सके, ताकि बच्चे जो है, जो गरीब है, जो बच्चे तालीम यानी पैसे नहीं दे सकते, तो सरकार जो है उसके पैसे पे करती है और वो आरटीई के तहत वो बच्चा अपने प्राइवेट स्कूल में, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है। सर प्राइवेट स्कूल में बच्चा अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, ये आपका कहना है। मेरा आपको सवाल ये है समीम सर कि प्राइवेट स्कूल में एक एक सीट की कीमत कई लाखों में, कई हज़ारों में होती है,
तो क्या प्राइवेट स्कूल जो है, प्राइवेट इदारे जो हैं, ये आरटीई को लेकर सीरियस है या फिर उस तरीके से काम कर रहे हैं क्या? देखिए सबसे पहली चीज़ तो RTE 25 ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ये कोटा मुख्तस किया गया है, उन लोगों के लिए रिज़र्व किया गया है। जैसे RTE के तहत मैं बताना चाह रहा था आपको कि RTE ने हर बच्चे को उसका हक तो दे दिया। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या की कि जितने भी सरकारी और निम सरकारी इदारे हैं, सरकारी प्लस वो प्राइवेट इदारे जो गवर्नमेंट एडेड है, वहाँ बच्चे को 100% एजुकेशन फ्री मिलेगा। जितने भी बच्चे हैं प्लस उनको मिड डे मील मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, बुक्स मिलेगी, ये सारी चीज़ें सरकारी और निम सरकारी इदारों में बच्चे को दी जा रही है। लेकिन इसके अलावा अब अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ पेरेंट ऐसे हैं जो गरीबी का शिकार है, गुर्बत का शिकार है, लेकिन उनका ख्वाब है कि उनका बच्चा भी महंगे और बड़े स्कूल में पढ़े, जहाँ की फ़ीस हज़ारों रुपये है, लाखों रुपये है, वहाँ पढ़ना चाहता है, तो गवर्नमेंट ने बच्चे को ये हक दी है कि अब बच्चा अगर वो इस महंगे स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उसकी फ़ीस कौन पे करेगा? उनके वालिदैन ऑटो चला रहे हैं या फिर मिस्त्री काम पर जाते हैं या फिर छोटा मोटा काम करते हैं, इतना पैसा पे नहीं कर पाते, कैपेबल नहीं है उस फीस पे करने के लिए। तो फिर गवर्नमेंट ये कहती है कि 25% कोटा हर स्कूल में रहेगा, हर महंगे और बड़े स्कूल में, जहाँ वो 25% बच्चे जहाँ वो 25% बच्चे पढ़ेंगे जिस स्कूल में, 25% बच्चों की पूरी फ़ीस गवर्नमेंट पे करेगी। अब इसको हम यहाँ पर ये समझते हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। तो हम ये कहते हैं कि RTE 25 नहीं बल्कि RTE 100% होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी शहर का बच्चा या किसी गांव का बच्चा, हो सकता है कि वहाँ पे 100 के 100 बच्चे किसी महंगे और बड़े स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और वो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में मशहूर हो, और गवर्नमेंट अपने इदारे में या गवर्नमेंट एडेड इदारों में वो क्वालिटी नहीं मिल रही है, तो सवाल तो गवर्नमेंट पर ही होगा कि अगर बच्चा वहाँ पर पढ़ना चाहता है तो 100% बच्चों की फ़ीस उस इदारे में पे करें और बच्चों को वहाँ पढ़ने का मौका दें, या फिर वो सरकारी और निम सरकारी इदारों को इस तरह बनाएं कि वो बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की भी एक ख्वाहिश हो कि वो सरकारी स्कूल में पढ़े। तो ये भी हमारी एक डिमांड है और गवर्नमेंट से लड़ाई हो रही है हमारी कि सिर्फ 25% का एक चॉकलेट देकर वो हमको खुश नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कहा कि 25% सीटें जो है सो गरीब गुरबा और उस इलाके के, तो इसका कुछ ना कुछ सरकार ने या फिर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ एक पैरामीटर्स, एक पूरा उसका मुआवजा करते हुए उसके कुछ उसूल और ज़वाबित जो है सो मख्तस किए होंगे। तो वो उसूल और ज़वाबित क्या है सर? हाँ, एक तो ये है कि अगर कोई गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करना चाहता है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो ये है कि वो अपना इनकम सर्टिफिकेट जो है 1 लाख से कम वाला होना चाहिए, उसका 1 लाख तक का होना चाहिए। और उसकी अगर वो किसी कास्ट में है तो वो कास्ट का सर्टिफिकेट भी उसको लगेगा। और उसके लिए अगर वो अपाहिज है तो वो अपाहिज के लिए भी उसको 40% जो है अपाहिज है तो उसका सर्टिफिकेट भी उसको लगेगा, ताकि वो एडमिशन में आसानी, गवर्नमेंट ने ये रूपरेखा रखी है उसके लिए। सर मेरा और एक सवाल है कि कैसा है, कई बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उसके पूरा एक इलाके का भी एक उसूल और ज़वाबित बनाया गया है कि कुछ किलोमीटर के अंदर, कुछ इलाके के अंदर अगर वो स्कूल आते हैं, जैसे कि ये दिगलु नाका का इलाका है, यहाँ से कुछ अगर अच्छे स्कूल आपके पैरामीटर के अंदर आते हैं, आपके उतने इलाके के अंदर आते हैं, तो वो क्या चीज़ है और वो उसको किस तरीके से लोगों ने फ़ायदा उस चीज़ का उठाना चाहिए? इसके लिए देखिए 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का रेंज बनाया गया है। पहले आप अप्लाई कर सकते हैं 1 किलोमीटर आसपास में, अगर वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है या कोई अच्छा इदारा नहीं है या एक भी इदारा नहीं है तो आप 3 किलोमीटर की रेंज में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ भी अगर वो इदारा नहीं है, अपनी पसंद का बच्चे को नहीं मिल रहा है, तो फिर 10 किलोमीटर की रेंज में भी बच्चा अप्लाई कर सकता है ताकि बच्चे को अच्छे से अच्छा स्कूल मिले। फिर दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एक और पैरामीटर ये बनाया गया कि जिसकी उम्र 6 साल हो रही है 31 दिसंबर 2021 तक, वही बच्चा जो है तो RTE 25% का लाभ ले सकता है, फ़ायदा उठा सकता है। अब उसके लिए क्या करना है बच्चे को, तो बच्चे को उसका बर्थ सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना है कि उसकी एज 31 दिसंबर को इतनी होने वाली है, तो वही बच्चा इसका बेनिफिट उठा सकेगा और पूरा 10 किलोमीटर की रेंज तक उसको ये आज़ादी रहेगी। मेरा सर आपसे एक सवाल है कि हुकूमत ने जो उसूल व ज़वाबित और जो डॉक्यूमेंट्स, जो कागजात तैयार करने के लिए कहा है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट हो गया और जैसे कि उसका अपंगत, यानी कि अगर वो माजूर है तो माजूर होने का जो 40% का जो सर्टिफिकेट है, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये जो जितने कागजात वगैरह है इसको और कम करके बड़ी आसानी तरीके से ये प्रोसेस को किया जा सकता है क्या? हाँ, सरकार से ये डिमांड तो रही है कि हम उसमें आसानी पेश हो ताकि कि नहीं गरीब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, लेकिन इसमें स्कूल वाले भी और एजुकेशन मिनिस्ट्री में जितने लोग हैं एजुकेशन में उतना सीरियस नहीं है।
जैसा कि एक चीज़ तो ये है कि जो सोसाइटीज़ बनी हुई है प्राइवेट स्कूल्स की, तो वो चालबाजी से जो है अपने रजिस्ट्रेशन जो है चौथी तक यानी 4th क्लास तक करते हैं, ताकि वो आरटी से बच्चा एडमिशन हो भी जाए वहाँ, तो चौथी के बाद वो आगे नहीं पढ़ सकता, तो आरटी से ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाता है। तो ये चालबाजियाँ तो सोसाइटी की रही है, और जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं ये चीज़ें करते हैं। तो हम गवर्नमेंट पे ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है आसानी से हो, और जितने बच्चे आसानी से एजुकेशन हासिल कर सकें। मैं एमपीजे से एक सवाल है कि आप नांदेड़ की अवाम को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आप आरटी का फ़ायदा उठाएं और अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े स्कूल के अंदर आप जो है सो अपने बच्चों का दाखिला करवाने की कोशिश करें। आपका क्या मैसेज रहेगा सर, आप दोनों को? देखिए सबसे पहले हम नांदेड़ की आवाम को ये बताना चाहेंगे कि कोई भी जो स्कीम्स होती है या कोई भी जब हमारा वो हक बना दिया जाता है तो उसको हक की तौर पर बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और उसको हक समझते हुए लेना चाहिए। जैसे आपको पता है कि एमपीजे राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, सभी वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है, संविधान ने जितने अधिकार दिया उस पर काम कर रही है। और राइट टू एजुकेशन भी हमारा ये एक बुनियादी हक है, एक प्राइमरी हमारा ये राइट्स है कि ये बच्चे को मिलना चाहिए। और हमारी डिमांड तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि केजी टू पीएचडी पूरा एजुकेशन फ्री होना चाहिए, सिर्फ 8वीं क्लास तक ज़रूरी नहीं है। 8वीं के बाद बच्चा कैसे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये हमारा स्लोगन रहा है हमेशा। तो अब यहाँ हम नांदेड़ के आवाम को ये बताना चाहते हैं कि RTE 25 का पूरा फ़ायदा उठाते हुए कोशिश ये होना चाहिए कि जितने भी नॉन माइनॉरिटी इदारे हैं जिनके पास माइनॉरिटी स्टेटस का सर्टिफिकेट नहीं है, वहाँ तकरीबन हर स्कूल में कम से कम हमारी 25% नशिस्तें RTE के थ्रू फिल होना चाहिए। अब उसके लिए हम ये चाहेंगे कि ये एक आम बेदारी आए इसके अंदर। देखिए एक तरफ जब अधिकार बना दिया गया तो इसकी बेदारी लाने के लिए भी प्रोग्राम होना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से भी और भी जितने लोकल चैनल्स है, मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो ये सब लोग भी इसकी बेदारी का काम करें। और अवाम भी खासकर हो सके तो खुतबा जुमा वगैरह में भी एजुकेशन के इंपॉर्टेंस बताते हुए RTE पर भी बात होना चाहिए ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। और जब ये हक मिलेगा तो हमारा यकीन है कि गरीबी भीख देने से नहीं, हक दिलाने से दूर होती है। तो हुकूक की प्राप्ति के लिए, हुकूक के हिस्सूल के लिए हमको संगठित होना होगा, संघर्ष होना होगा, जद्दोजहद करना पड़ेगी। तब जाकर हम देखेंगे कि यहाँ पर एजुकेशन जो महंगे से महंगा होता जा रहा है, कहीं ना कहीं एक सस्ता एजुकेशन मिलेगा और गवर्नमेंट के इदारे और गवर्नमेंट एडेड इदारे इनमें भी एक चेंज आएगा। तो हम नांदेड़ की आवाम से यही अपील करते हैं कि वो RTE 25 का पूरी तरह से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। एमपीजे का शुरू से ही ये मकसद रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन, हम चाहते हैं कि बच्चों को जो है क्वालिटी एजुकेशन मिले। और वो जो बच्चा, हम चाहते हैं कि नांदेड़ शहर में कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रहे, वो अपने सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराए, नगर पालिका के, ज़िला परिषद के, और जो प्राइवेट स्कूल जहाँ पर 25% जिनको एडमिशन दिए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए ताकि यहाँ की जितनी भी अवाम है वो कोई भी तालीम से महरूम ना हो। ये हमारा टारगेट है। हम चाहते हैं कि नांदेड़ की अवाम से कि दूसरे शहर हम देखते हैं कि जिस स्पीड से बच्चे पढ़ रहे हैं या उनका एजुकेशन आगे बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि नांदेड़ शहर में भी कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। हम ड्रॉप आउट बच्चों के लिए भी हम चाहते हैं कि वो बच्चों के फिर से एडमिशन कराए, ताकि यहाँ के एजुकेटेड हो गए तो शायद यहाँ के हालात बदलेंगे और ज़्यादा लोग यहाँ की तरक्की कर सकेंगे। ये एमपीजे कई ज़माने से, कई अरसे से RTE 25% को लेकर काम कर रही है। मसला कौम मिल्लत का यही है कि वो जो सरकार या फिर हुकूमत जिस तरीक़े के उसूल ज़ाबित बनाती है, जिस तरीक़े के प्रोग्राम्स बनाती है, उन तक वो चीज़ें पहुंचती नहीं हैं। लेकिन हम नांदेड़ सिटी न्यूज़ की तरफ से एमपीजे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि एमपीजे ने हमेशा इस चीज़ को लेकर बारहा इस चीज़ के ऊपर काम किया है। उम्मीद करते हैं कि नांदेड़ की अवाम इस इंटरव्यू को देखकर और RTE को समझने की कोशिश करे, RTE के अंदर उसका फ़ायदा हासिल करे। बहुत बहुत शुक्रिया।